नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कमली, जिसे लिखा है देवी नागरानी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे ओ कमली, मेरा हुक्का तो भर दे, 2-4 कश लगा लूं तो धाए धाए करता है दिमाग कुछ शांत हो। नानी ने हिदायती सुर में कुछ इस तरह आवाज दी कि उनका संदेश आंगन से होता हुआ रसोई घर में उसके कानों तक आ पहुंचा। अम्मी बस अभी आई कि आई, वहीं से आवाज देते हुए कमली बोली। अरे मुर्दार, तू मेरे काम के लिए कभी भी फारिग नहीं होती, टालती रहती है। नखरे भी तो कोई कम नहीं है तेरे, आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो कमली से फिर कमसिन जो हो गई है। नानी बस 2-4 बर्तन और है, मैं मांझ कर आती हूँ। कमली की आवाज रसोई घर से बाहर नानी के कानों तक आई। तेरी आवाज तो बाहर आ सकती है, पर तू नहीं आती। बर्तन साफ करने का दावा करती है, खाना खाएगी तो बर्तन भी करेगी। कहकर क्यों सुनाती है? क्या खाना सुनाकर खाती है? जाने क्या हुआ है आजकल के जमाने को। बच्चे तो बच्चे, नौकरों की भी जबान चलने लगी है। देवकी, ओ देवकी, तू ही आकर हुक्का बना दे। इसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे काम के लिए। जरा देखना तो, रसोई में कोयले तो नहीं बुझ गए। आई नानी। मैं अपनी किताब बिस्तर पर ही छोड़कर बाहर आ गई। तुरंत न आने का नतीजा मैं जानती थी। तू भी बहरी हो गई है? मैं तो हिंदुस्तान में आकर ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हो गई होंगी, जरूर हो गई होंगी। सिंध में 4-4 नौकर चाकर जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करते थे, यहाँ तो बेचारी यह अकेली ही है। किस काम को देखे, किस काम को छोड़े। सोचा, पर कह न पाई। शामत को दावत देना किसे भला लगता है। मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई। नानी की आवाज रौबदार तो थी ही, पर नाराजगी में उसमें कुछ और ही स्वर निकलते थे। कुछ और सुनो, इससे पहले हुक्का उठाकर हौदी की ओर चल पड़ी। पुराना पानी गिराया, ताजा पानी भरा, टोपी को उड़ेलकर राख निकाली, फिर अंगार डालने के लिए रसोई घर में गई। कमली ने आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। लगा वह बहुत ही निर्बल हो गई थी। शायद काम का बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था, और ऊपर से इन वजनदार शब्दों की बौछार। कमली मेरी हम उम्र थी, नानी की नातिन मैं भी थी, और वह भी। पर फर्क था, मैं सेज पर सोती, वह मेहनत कशी की चक्की में पिसती रहती। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाती, वह रसोई घर का काम संभालती। अपनी पीठ पर मेरे हाथ का स्पर्श महसूस करके उसकी आंखें गीली हो गई। लगा पुराने जख्मों से कुछ रिस रहा हो, पर वह चुप थी। खामोशी भी कितनी अजीब होती है। अपनी ही भाषा में कितनी दास्तानें एक ही बार में बोल जाती है। हाँ, यह और बात है कि कोई समझे, कोई ना समझे, कोई महसूस करे, कोई ना करे। कमली, तुम बर्तन मांझ कर रखती जाओ, मैं धोती जाती हूँ। इस तरह काम जल्दी खत्म होगा। फिर तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लेना, मैंने नरमी बरतते हुए कहा। नहीं बीवी, मैं कर लूंगी। आप नानी का हुक्का भर दीजिए। और उसकी नाक की सूं सूं ने बहुत कुछ कहने से रोक लिया। इतना तो मेरे बालमन ने जान लिया था। मैंने हुक्का लाकर नानी की खाट पर रख दिया और अपने कमरे की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि सामने नानू जान आंगन में आते हुए दिखाई दिए। सलाम नानू जान। मैं भागकर अपनी बाहें उनके इर्द गिर्द लपेटते हुए बोली। सलाम बेटा, खुश रहो। कहो, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? नानू ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ नानू, बिल्कुल ठीक चल रही है, कहकर मैं चलने लगी, पर मेरे पांव रुक गए। लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, दिमाग खराब हो जाता है उनका। नानी ने एक बड़ा कश लेते हुए बिन मांगी अपनी राय सामने रखी। क्यों न पढ़े, जमाना भी तो बदला है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कमली को भी इसके स्कूल में दाखिल करवा दो, दोनों का साथ भी हो जाएगा और पढ़ाई भी। अब चुप भी करो, ज्यादा दिमाग खराब मत करो उसका। वह भी पढ़ेगी तो घर का काम कौन संभालेगा। मैं तो बोलकर फंस गई। नानी की बुदबुदाहट मेरे कानों तक रेंगती हुई पहुंची, जिसमें कुछ कड़वे, कुछ कसैले शब्द थे, जो पिघले डामर की तरह मेरे कानों में तैरते रहे। अब बात को आगे मत बढ़ाओ, नानू ने अपने कमरे की ओर रुख करते हुए कहा। कमतर जात के लोग हैं, कितना भी भला करो भुला देते हैं। जमाना ही बदल गया है, न वे लोग रहे और न ही वह खुशबू बाकी रही है किसी में।
अरे भाग्यवान, अब घड़ी पल चुप भी हो जाओ। बेचारी दोनों लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। तुम्हारी हर फरमाइश तो पूरी करती हैं, पल दो पल देरी तो हो ही जाती है। तुमने तो उम्र काटी है, इनके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल नहीं भाती, और नहीं तुम्हें ऐसा करना शोभा देता है। नहीं अच्छी लगती तो। अभी नानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नानू ने रौबदार आवाज में कहा, अपने घर में आदमी कुछ पल सुकून के बैठे, ऐसा तो मौसम ही नहीं रहा। काम से लौटकर घर आओ तो घर घर लगना चाहिए। यहाँ तो हर दम तुम्हारी शिकायतों की दुकान खुली रहती है। हाँ हाँ, अब यह मेरी दुकान हो गई और वह तुम्हारी, यही कहना चाहते हो ना? अब बस भी करो, मैं जाकर लेट रहा हूँ, कहकर नाना उठने लगे। खाना तो खा लो, क्या यूं ही भूखे पेट लेट जाओगे? कमली, अरे ओ कमली, अपने नानू को खाना तो देना, जल्दी जल्दी हाथ पांव चला। नानी की बुलंद आवाज सुनने में आई। जी आई नानी, अभी आई, तवे से रोटी उतार कर लाती हूँ। मैं इतनी बड़ी तो न थी, पर न जाने क्यों नानी की तंज भरी आवाज में कही बातें मेरे भीतर तीर समान चुभ जाती। अमीरी गरीबी की दीवार नाजुक नहीं, ईंटों से भी ज्यादा मजबूत होती है। लाड़काने में जमींदारी थी, बड़ी हवेली थी, बग्गी थी, 4-5 दासियां दिन रात उनके आगे पीछे फिरा करती। एक दिन भर घर की सफाई करती, बिस्तर बिछाती, कपड़े धोती, उन्हें सुखाकर इस्त्री करके रख देती। दूसरी चाय पानी नाश्ता, 2 समय के खाने की पूरी व्यवस्था करती। तीसरी घर की जरूरतों की हर चीज को बाजार से ले आती और समूचे घर की देखभाल करती। और चौथी यह कमली, जो 10 साल की उम्र से नानी की सेवा में लगी हुई है। नानी की हर आवाज पर हाजिर हो जाती, फिर चाहे किसी भी समय किसी भी चीज की मांग हो। अरे मेरी चप्पल तो ले आना, देख मैंने कंघी कहाँ रख दी। अरे चश्मा जरा साफ कर दे। अरे एक कप चाय बनाकर पिला। इस तरह के छोटे मोटे काम कमली की जिम्मेदारी थी। लगभग मेरी उम्र की, पर सिंध में भी मैं स्कूल जाती और वह नानी की चाकरी में व्यस्त रहती। सबसे बड़ा काम था नानी का हुक्का, जो दिन में 2-3 बार भरकर नानी के सामने रखना पड़ता। यह लत घर में नानी के सिवाय किसी को न थी। नानू बीड़ी पीते थे और मेरे पिताजी शराब पीते थे। बाकी सब साफ सुथरी जिंदगी व्यतीत करने में प्रयासरत रहते। आखिर मौसम बदला, बाहरों में खिजा आने के आसार बढ़ने लगे। हलचल बढ़ी, दंगे हुए, मारपीट हुई, जुल्म अत्याचार की तपिश नानू को लपेट ले, इससे पहले नानू अपनी इज्जत बचाने के लिए समस्त परिवार को किसी मुसलमान दोस्त की मदद से पोरबंदर की ओर रवाना करने में जुट गए। हिंदुस्तान में भी उनके रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। नानू नानी आए और साथ में मेरे पिता, मैं और कमली भी साथ थी। मेरी माँ के लिए नानी कहती है, तेरी वजह से तेरी माँ को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। न तू पैदा होती न वो मरती। हाय हाय मेरी मोमल रानी, कहकर छाती पीटते हुए वह अपनी बेटी का मातम मनाया करती। कमसिन को अपने साथ सिंध से स्थानांतरण के समय नानी ने उसकी पहचान देते हुए कहा था, ये मेरी नातिन है कमली, 2 साल की हुई, इसकी माँ मर गई, अब मैं ही इसकी माँ भी हूँ और नानी भी। कहते हुए दुपट्टे से आंखें पोंछती नानी कमली का हाथ पकड़ते हुए लाठी की ठक ठक के साथ गाड़ी के इंतजार में खड़ी भीड़ के बीचों बीच लापरवाही से अपना रास्ता बना लेती। यह हुनर तो कोई नानी से ही सीखे, पराये को अपना करना और अपने को पराया कर देना। मैं सोचती रही, माँ मुझे जन्म देकर मर गई। कमली तो वहाँ की मुसलमान यतीम थी, जिसने नाना की पनाह पाकर नानी की सेवादारी के लिए घर में अपनी जगह बना ली। मेरी माँ तो उसकी एक ही बेटी थी, जो मुझे जन्म देकर इस जहां से चली गई। ये कौन सी बेटी हुई जो कमली उनके नातिन बन गई? सोचती रही, पर किसी सवाल का माकूल जवाब पाने में नाकाम रही। खैर, सिंध छोड़कर हिंद में आ बसे। घर बसा, दुकानदारी शुरू हुई और मेरा फिर से स्कूल में दाखिला हो गया। कमली को घर के काम की, नानी की सेवा की संपूर्ण जवाबदारी उठानी पड़ी। अपनी सेवाएं देते देते वह वक्त और माहौल के मुताबिक कभी कमली तो कभी कमसिन बन जाती, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान। वक्त के चेहरे भी नकाब बदलते हैं, और अचानक एक दिन मेरे बाबा भी हार्ट अटैक में ग्रस्त होकर चल बसे। नानू इंतहा तन्हा हो गए। हुई तो नानी भी, पर अपनी आवाज में खलिश भरकर बात करने में वो बहुत कुछ छुपा लिया करती।
पटसन की खाट पर लेटी नानी की टांगों पर कमली के हाथ देर तक चलते रहे। कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर घूमते हुए उसकी देह को सुकून देते रहे। नानी का मन जाने क्यों आज बिना माँ बाप की बच्ची के लिए दुखी होने लगा। अपनी बेटी के साथ साथ कमसिन की माँ नगीना भी याद आ गई, जो उनके घर में पनाह लेकर अंत तक निभा गई। भगवान के रहस्य में कब कौन झांक पाया है। दोनों हमजोली हम उम्र अपनी अपनी बेटियों को अमानत के तौर पर नानी की गोद में छोड़ गई, और पल भी नहीं लगा सोचने में कि नानी ने उनको आगोश में भरकर गले लगा लिया। पर बुरा हो इस विभाजन का जिसने धरती के साथ दिलों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बैरी बन गए। सच तो यह है कि नानी का मन भी यहाँ और वहाँ के यादों के बीच में झूलता रहता है। नानी के अपने रिश्तेदार भाई बहन भी इस दर बदर होने के दौर में बट गए। कुछ यहाँ आए, कुछ वहीं रह गए। ममता की छाती पर दरारें पड़ गई। बस एक अपनी नातिन और एक न अपनी न पराई नगीना की बेटी कमसिन। उन्हें संभालते संभालते अब नानी थक गई थी। उसने भी बहुत कुछ खोया था। बाकी रिश्तों की माला में बचे थे 4 मोती, नानू नानी, मैं और कमली। नानी सोच के गलियों से होती हुई अपनी पटसन वाली खाट पर लेटी लेटी कमली के हाथों के दबाव का आनंद लेती रही। नानी, गर्मी लगती हो तो पंखा झुलाऊं? हवा गर्म भी तो बहुत है। मासूम बच्ची की स्नेहभरी आवाज में न जाने क्या था कि नानी का हृदय करुणा से भर गया। अपनी टांग खींचते हुए खाट पर वे उठ बैठी और प्यार से कमली के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, कमली, अब तू भी देवकी के कमरे में जाकर आराम कर ले। सारा दिन काम करती रहती है, मेरी बातों को दिल से न लगाया कर। बूढ़ी हो गई हूँ, बड़बड़ की बीमारी हो गई है। आज से तू कमसिन नहीं, बस कमली है, मेरी कमली है। नानी कहकर वह नानी की ममता में गोद में समा गई। कल ही तेरे नानू से कहकर देवकी के स्कूल में तेरा भी दाखला करवाती हूँ। तू भी उसके साथ रहकर पढ़ लिख लेना। और दादी की आंख से 2 मोती लुढ़क कर छलके, एक देवकी के लिए, एक कमली के लिए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कमली, जिसे लिखा है देवी नागरानी जी ने। वक्त की मार सहते हुए इंसान की मन की संवेदनाएं कभी कभी भोथरी हो जाती है, लेकिन जैसे ही समय मिलता है, अनुकूल समय पाते ही वे सारी संवेदनाएं तुरंत जाग उठती है। जैसे नानी, जो कमली को लगातार कामों में पिलाए रखती थी, लेकिन अचानक जब उनकी संवेदना जागी तो उन्होंने कमली को भी तुरंत अपने नातिन के बराबर कर लिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।